everyone, this is योग माया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ योग माया। आज हम आपके साथ जुड़े हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, जो सभी प्रकार के जो है टीचिंग एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो चैप्टर है बुद्धि या इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को हम जानेंगे इस वीडियो में कि इंटेलिजेंस होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके कितने प्रकार हैं और साथ ही साथ इसकी विशेषताएं क्या है, और बुद्धि लब्धि जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन की माप कैसे होती है और क्या कंसेप्ट है इंटेलिजेंट क्वेश्चन का। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। आपकी जो भी परीक्षाएं हैं, आगामी सीटेट नेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स की परीक्षाएं हैं, उस दृष्टिकोण से आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। बुद्धि का जो कंसेप्ट है वो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग दिन प्रतिदिन उपयोग करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि वो बच्चा जीनियस है या प्रखर बुद्धि वाला बच्चा है, या फिर हम बोलते हैं कि उसमें उसकी बुद्धि थोड़ी कम है, यानी कि वो थोड़ा कम सोच पाता है। तो ये तो हो गया जनरल जो है हम लोग बातचीत में जो उपयोग करते हैं बुद्धि का। लेकिन साइकोलॉजी में बुद्धि का जो है अर्थ थोड़ा अलग है। बुद्धि जो है सामान्य अर्थों में ना उपयोग होकर साइकोलॉजिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि मानव विकास और मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम जनरली साइकोलॉजी में यह जानते हैं कि बुद्धि जो है जन्मजात होती है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ सोचने समझने की क्षमता यानी कि बुद्धि मौजूद होती है, जिस कारण से वह जो है भूख लगने पर रोता है। अपने जो है दिमाग का उपयोग करके, अपनी बुद्धि का उपयोग करके वह अपनी बातें, अपनी भावनाएं रख पाता है। यानी कि ये चीज़ क्लियर है कि जो है बुद्धि जन्म से ही कुछ ना कुछ मात्रा में बच्चे में उपलब्ध होती है। तो जो है आगे हम लोग जानते हैं बुद्धि के बारे में। सबसे पहले बुद्धि की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले बोरिंग ने, मनोवैज्ञानिक थे बोरिंग ने, उन्होंने 1923 में बुद्धि की जो है अनौपचारिक परिभाषा दी है, जो कि पूर्ण रूप से औपचारिक परिभाषा नहीं है। आगे चलकर बुद्धि को विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया, जिसमें से स्टर्न की परिभाषा जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग इसको जानते हैं। तो स्टर्न जो है मनोवैज्ञानिक, वो कहते हैं कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। यानी कि मतलब एक एबिलिटी है मनुष्य की, बुद्धि जनरल एबिलिटी है, जिसके द्वारा वह आने वाली नई परिस्थिति में जानबूझकर वह चाहता है कि उस परिस्थिति में वह अपने आप को समायोजित कर सके, जिसके लिए वह अपनी सामान्य योग्यता यानी बुद्धि का प्रयोग करता है और सामंजस्य बैठा लेता है। ये परिभाषा दी है स्टर्न ने। ये काफ़ी ज़्यादा तार्किक परिभाषा है। एक और परिभाषा है जो टर्मन ने दी है। उन्होंने कहा है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है बुद्धि। यानी कि जो चीज़ें हम अमूर्त रूप में हैं, जिन्हें हम महसूस नहीं कर रहे हैं, सामने से नहीं देख पा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में कल्पना करके और उनके बारे में सोचना समझना ही बुद्धि है। ये परिभाषा दी है टर्मन ने। तो इन दोनों परिभाषाओं को हमने देखा। तो जो है बुद्धि क्या है कि जानबूझकर नई परिस्थितियों में समायोजन करना और साथ ही अमूर्त विषयों के बारे में सोचने की क्षमता है बुद्धि, है ना। बुद्धि के बारे में और थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। बुद्धि जो है सबसे पहले क्या है कि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। जो भी क्षमताएं हैं, हमने सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, समस्या को सुलझाने की क्षमता, जो सारी क्षमताएं हैं विभिन्न प्रकार की, अपने भावनाओं में सामंजस्य करने की क्षमता, विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का क्या है, संपूर्ण योग है इंटेलिजेंस। ठीक है। दूसरा है किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेना। यानी कि आपके सामने अगर कोई नई समस्या आती है, कोई नई प्रॉब्लम आती है, तो अपने आप इंसाइट का उपयोग करके अगर उसको सॉल्व करते हैं, उस समस्या का समाधान निकालते हैं, यानी कि आप वहां पर अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं।
जो है बुद्धि उस समस्या को सूझ द्वारा, इंसाइट द्वारा सॉल्व करने में एक जो है सहारा के बनती है। नेक्स्ट है बुद्धि के सहारे उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करना। जब व्यक्ति पर्पसफुल एक्टिविटीज करता है, वह अपने लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं को अंजाम देता है, तो वह बुद्धि का उपयोग करता है। हर एक परिस्थिति में हर व्यक्ति का दिमाग, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग रूप से काम करती है और व्यक्ति अपने क्षमतानुसार अपने उपयोगी समस्याओं को, उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं को बुद्धि के सहारे जो है वो सॉल्व करता है। नेक्स्ट है विवेकशील एवं अमूर्त चिंतन में सहायक। जो है बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन में, जो चीजें अमूर्त रूप में स्थित हैं, जैसे कि किसी समस्या का समाधान ढूंढना, किसी सिद्धांत या नियम के बारे में कल्पना करना, किसी कविता के बारे में कल्पना करना, तो इन सब चीजों में जो है अमूर्त चिंतन में और उसको विवेकशील रूप से सोचना ही बुद्धि है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बुद्धि की। अब हम लोग देखते हैं कि बुद्धि की विशेषताएं क्या है। बुद्धि की विशेषताएं हैं, सबसे पहले है बुद्धि जो है जन्मजात शक्ति है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय से वह उसके अंदर बुद्धि मौजूद होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है बुद्धि वह जन्म से ही उसमें होती है। यानी कि यह जो है बुद्धि जो है वंशानुक्रम की देन है। हमें अपने माता पिता, अपने पूर्वजों से बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि जो है क्या है, दूसरी विशेषता स्थिति अनुसार व्यवहार करने की क्षमता हमें डेवलप करता है। हम लोग किस जो है परिस्थिति में हमारा व्यवहार क्या होगा, किस परिस्थिति में किस तरह का बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, ये सारी चीजें हम लोग हमारी बुद्धि के अनुसार उपयोग करते हैं। आप देखते हैं कभी कोई व्यक्ति जो है प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति हर स्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को सामंजस्य वहाँ बैठा लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उतने बेहतर तरीके से काम करती है और वह स्थिति अनुरूप व्यवहार कर पाता है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन। बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन का एक रूप है, जैसे कि हमारी सामने जो चीजें स्पष्ट रूप में नहीं उपलब्ध हैं, जिन चीजों के बारे में हम कल्पना कर रहे हैं, वो हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस हमें हेल्प करता है उन चीजों के बारे में सोचने के लिए। अनुभव से लाभ उठाना। बुद्धि जो है एक ऐसा औजार है, एक ऐसा हथियार है जो हमें पास्ट के अनुभवों से लाभ उठाना सिखाता है। यानी कि अगर पास्ट में हमने कोई एक्सपीरियंस किया है किसी घटना को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, तो जब भी आगे हम उस तरह की मिलती जुलती घटनाओं से अवगत होंगे तो हमारी बुद्धि तुरंत अपने मेमोरी को रिकॉल करेगी और उस परिस्थिति में हमारा व्यवहार क्या हो, क्या सटीक व्यवहार हो, हम उसको उस जो है पूर्व घटना से लाभ उठाते हुए उसका अपने अनुभव का उपयोग करेंगे अपनी बुद्धि के द्वारा। नेक्स्ट है विषम एवं नवीन परिस्थितियों में समायोजन। बिल्कुल, अगर हमारे में बुद्धि की उचित मात्रा है तो हम नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुश्किल परिस्थितियां हैं, मुश्किल हालात हैं, उनके साथ हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके, हम अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करके भली भांति सेटल हो सकते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था तक बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास जो है उम्र के साथ साथ, परिपक्वता के साथ साथ, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, पहले वह शैशवावस्था से बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचता है, तो ऑलमोस्ट किशोरावस्था तक उचित मात्रा में बुद्धि का जो है विकास हो गया होता है। बुद्धि जो है क्या है, वंशानुक्रम तथा वातावरण का सम्मिलित प्रभाव है। डेफिनेटली आप देखते होंगे कि जिन बच्चों के माता पिता इंटेलिजेंट हैं, उनके परिवार में बहुत बार होता है कि जो है परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो उच्च पद पर कार्यरत हैं, तो बच्चा भी आगे चल के जो है उसी तरह का व्यवहार करता है, उसी तरह की पढ़ाई लिखाई करता है और जो है बहुत अच्छे तरीके से अच्छे जगह पर पहुंच जाता है। जनरली हम सामान्य भाषा में कहते भी हैं कि जो है माहौल बहुत मायने रखता है बच्चे के लिए, वातावरण बहुत मायने रखता है। जिस तरह का वंशानुक्रम है, जो जन्मजात शक्ति के रूप में बुद्धि प्राप्त हुई है, इंटेलिजेंट माँ बाप अगर हैं तो बच्चा भी
जो है पूर्णतः मूर्ख या फिर जड़ बुद्धि नहीं हो सकता है, ऐसा माना जाता है। और जो है वातावरण जिस तरह का बच्चे को दिया जाता है, दोनों के सम्मिलित प्रभाव से वह भविष्य में अच्छा प्रदर्शन या बुरा प्रदर्शन करता है। तो ये चीज भी है। आगे हम लोग जानेंगे जनरली जो है E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकारों को बताया है। उन्होंने बताया है कि बुद्धि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वह है, सबसे पहला हो गया, इस कंसेप्ट को E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है। उन्हीं के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार है। आगे हम लोग बहुत सारे बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे। हावर्ड गार्डनर ने भी दिया है, विभिन्न 8 प्रकार की बुद्धि है जो है, तो आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं जो बेसिकली जो है कंसेप्ट, जब हम लोग इंटेलिजेंस का पढ़ते हैं तो E.L. थॉर्नडाइक द्वारा जो विभाजित 3 प्रकार की बुद्धि है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस बालक की वह बुद्धि है जिसके द्वारा वह समाज में किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार का उचित व्यवहार करे समाज में, इस बात के लिए वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। और इस तरह की बुद्धि जो है सामाजिक बुद्धि कहलाती है, जिसमें सामाजिक व्यवहार, सामाजिक नियम, कायदे कानून, ये सारी चीजों का आभास बच्चे को सामाजिक बुद्धि द्वारा हो जाता है। सेकेंड वन इज अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि की चर्चा मैंने की कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो है वो है कि जो है जो चीजें अमूर्त रूप में हैं, जो जिन चीजों को हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख रहे हैं अपने सामने, उन चीजों के बारे में कल्पना करना या सोचना या फिर उन चीजों के बारे में विश्लेषण करना अमूर्त बुद्धि है। थर्ड वन इज मूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि वो बुद्धि है जो चीजें हम लोग अपने सामने देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जैसे कि किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जो भी चीजें हम अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, उन चीजों के बारे में कल्पना करना, सोचना, मोटर एक्टिविटीज जो भी होती हैं उनके बारे में अपनी बुद्धि, अपनी इंसाइट का प्रयोग करना मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि हो गई जो E.L. थॉर्नडाइक ने बताया है। अब बुद्धि, जब भी बात इंटेलिजेंस की आती है, बुद्धि लब्धि की, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की आती है, तो फिर हम लोग 2 तरह के एज का जो है जिक्र करते हैं। अगर किसी भी बालक में कोई बच्चा प्रखर बुद्धि का है या सामान्य बुद्धि का है या फिर डल है या फिर इडियट है या उसकी बुद्धि किस लेवल की है, इस चीज को मापने के लिए हम बुद्धि लब्धि परीक्षण का उपयोग करते हैं और बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन का उपयोग करते हैं। तो जब भी हम चर्चा करेंगे कि हमें इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बारे में पता लगाना है, तो हम 2 तरह के एज के बारे में बात करते हैं। पहला हो गया तैथिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज। दूसरा हो गया मानसिक आयु, मेंटल एज। मेंटल एज का जो कंसेप्ट है उसे विनय और साइमन ने दिया है। तो सबसे पहले है तैथिक आयु। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? तो क्रोनोलॉजिकल एज से संबंध है कि जब बालक की जो जन्म से अभी तक की, जब हम लोग उसका बुद्धि लब्धि मापना चाहते हैं, तो उसके जन्म से लेकर उस समय तक की आयु। जैसे अभी कोई बच्चा है, अगर उसका नाम है राहुल, तो अगर राहुल की उम्र 8 वर्ष है तो उसकी जो है तैथिक आयु हो जाएगी 8 वर्ष। और दूसरी चीज है मानसिक आयु, मेंटल एज। बच्चा जो है उसका जो वास्तविक उम्र है उससे हो सकता है कोई बच्चा अपनी उम्र से जल्दी समझदार होता है। हम जनरली बात भी करते हैं कि ये बच्चा जो है काफी बड़ों की तरह बिहेव करता है या फिर बड़ों की तरह व्यवहार करता है। उसकी जो बुद्धि की क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता जो है, उसकी जो तार्किक क्षमता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता है, अपने उम्र के समान भी हो सकती है, अपने उम्र से बड़े बच्चों की तरह हो सकती है। बहुत बार होता है कि बच्चा जो है एज उसका, अगर उसकी एज अगर 10 साल है तो वो अभी भी 7 साल 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये मैटर करता है कि उसकी बुद्धि का स्वरूप क्या है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो मेंटल एज हो गया कि उसका बिहेवियर, उसकी मानसिक क्षमता जो है अभी किस एज ग्रुप के बच्चों के साथ मैच करती है, तो वो हो जाएगा मेंटल एज। इन दोनों के हेल्प से हम बुद्धि लब्धि का मापन कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि बुद्धि की माप कैसे की जाती है। तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के लिए सबसे जो सटीक परीक्षण है वो है बुद्धिलब्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण भी इसको कहा जाता है, जिसको बिने और साइमन ने 1905 में डेवलप किया था। इन्होंने जो है सम्मिलित रूप से बुद्धिलब्धि परीक्षण पर काम किया और 1905 में सबसे पहले कॉन्सेप्ट इन्होंने बुद्धिलब्धि की दी थी। टर्मन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो है 1916 में इस बुद्धिलब्धि परीक्षण में कुछ संशोधन किए और स्टर्न द्वारा जो है सबसे पहले 1912 में बुद्धिलब्धि का इंटेलिजेंस क्वेश्चन का सुझाव दिया गया था। तो ये जब भी हम बुद्धिलब्धि की इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये 2-3 नाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बिने और साइमन का नाम 2 बार आता है कि सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट उन्होंने डेवलप किया और जो है मेंटल एज का जो कंसेप्ट है वो इन्होंने दिया था, बिने और साइमन ने। स्टर्न और टर्मन ने बुद्धिलब्धि के ऊपर काम किया। सबसे पहले स्टर्न ने 1912 में बुद्धिलब्धि का कंसेप्ट दिया था, उसके बाद टर्मन ने उसमें संशोधन करके इंटेलिजेंट क्वेश्चन के फॉर्मूला को डेवलप किया। तो जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है कि वह क्वेश्चन है, यह वह इंटेलिजेंट क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जिसके द्वारा बच्चे की, किसी बालक की या किसी व्यक्ति के मानसिक क्षमता का पता लगाया जाता है। तो हम इसको कैसे पता लगाते हैं, एक जो है फॉर्मूला दिया उन्होंने कहा कि बच्चे की जो मानसिक आयु है, जो मेंटल एज है, बच्चे का बिहेवियर या मानसिक क्षमता जिस एज ग्रुप से मैच करता है वह एज मानसिक आयु, मेंटल एज डिवाइडेड बाय तैथिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये हो गया आपका बुद्धिलब्धि का ये फॉर्मूला हो गया। क्या बुद्धिलब्धि को हम लोग नॉर्मली इंटेलिजेंट क्वेश्चन करते हैं। आईक्यू आपने सुना होगा, आईक्यू का उपयोग जनरली जो है हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में भी करते हैं कि वो लड़का जो है हाई आईक्यू वाला है, उसकी आईक्यू बहुत अच्छी है, ऐसे हम लोग बात करते हैं ना। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन इक्वल टू MA मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इस तरह से हम किसी भी जो है बच्चे के जो है बुद्धिलब्धि आईक्यू लेवल का पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है 4 साल का, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है राहुल, वो 4 साल का, ठीक, वह काफी तेज तर्रार है, उसकी जो है 4 साल उम्र है, तो उसकी जो है क्रोनोलॉजिकल एज क्या हो गई 4 ईयर। और अगर वो बिहेव करता है मान लीजिए 6 साल की उम्र की जैसा, ठीक है, उसकी जो है मेंटल एज हो गई 6 वर्ष, 6 ईयर हो गई उसकी मेंटल एज। तो हम उसका आईक्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आईक्यू इक्वल टू क्या होता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज हो गई 6 ईयर, क्रोनोलॉजिकल एज हो गई 4 ईयर इंटू 100। अब 4 ईयर खत्म हो गया, 4 से करेंगे 25, अब हो जाएगा 25 इंटू 6, यानी कि इसकी बुद्धिलब्धि कितनी आ गई 25 6 जा 150, आईक्यू इक्वल टू 150। अब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए उसका आईक्यू 150 आया तो उसकी बुद्धि का प्रकार क्या है। तो यहाँ उसको जानने के लिए हमने एक टेबल बनाया है जिसमें वैल्यू ऑफ आईक्यू है और उसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो अगर आईक्यू 140 या इससे ज्यादा है तो बच्चा क्या कहलाएगा, जीनियस, प्रतिभाशाली, जीनियस बच्चा कहलाएगा। अगर जो है वैल्यू ऑफ आईक्यू जो है 120 से 139 के बीच है तो बच्चा हो जाएगा वेरी सुपीरियर, यानी कि अति श्रेष्ठ। अगर वैल्यू ऑफ आईक्यू 110 से 119 के बीच आता है तो वह श्रेष्ठ यानी सुपीरियर बुद्धि वाला बच्चा होगा। अगर जो है आईक्यू वैल्यू 90 टू 109 के बीच होगी तो वह नॉर्मल, सामान्य बुद्धि का। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो 90 से 109 के बीच, ठीक है। 80 से 89 के बीच अगर आई है तो वह जो है
बच्चा मंद बुद्धि का है, डलनेस जिसको बोलते हैं, डल चाइल्ड, वो 80 to 89 होता है। 70 to 79 अगर है तो उसको सीमांत मंद बुद्धि कहते हैं, यानी कि फेबल माइंडेड कहते हैं। फेबल माइंडेड अगर बुद्धि लब्धि जो है 60 से 69 के बीच है तो उसको मूढ़ बुद्धि यानी मोरोन कहते हैं। अगर बुद्धि लब्धि जो है 20 से 59 के बीच है, 22 to 59, तो उसको हीन बुद्धि कहते हैं, इम्बेसाइल। और अगर बुद्धि लब्धि जो है 20 से भी कम है तो उसको कहते हैं जड़ बुद्धि यानी कि इडियट। ठीक है, तो ये हो गया। इस टेबल के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कोई बच्चा जो है जीनियस है, सुपीरियर है, नॉर्मल है, डल है, या फिर इडियट है, या फिर फीबल माइंडेड है। ठीक है, तो हमने जो कैलकुलेट किया राहुल का जो एक्चुअल एज था और जो है राहुल का क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज के द्वारा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि राहुल का जो IQ है 150 है। 150 क्या है, 150 जो है 140 से ज्यादा है, तो राहुल जो है वो एक जीनियस बच्चा है। राहुल क्या है, एक जीनियस बच्चा है। अब देखिए सामान्य बुद्धि को अगर हम चेक करना चाहें, ठीक है, अगर हम चाहें कि सामान्य बुद्धि को कैसे चेक करते हैं। सामान्य बुद्धि का अर्थ हुआ कि बच्चा नॉर्मल है ना। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है 4 साल का, ठीक, राहुल ही है, 4 साल का है उसका क्रोनोलॉजिकल एज, और वो बिहेव भी कर रहा है 4 साल के बच्चे की तरह। ठीक है, 4 ईयर के बच्चे की तरह वो बिहेव कर रहा है, तो उसका जो है क्रोनोलॉजिकल एज भी हो गया 4 ईयर, उसका मेंटल एज भी हो गया 4 ईयर। अब हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकालेंगे। IQ इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। यहाँ हो जाएगा 4/4 इंटू 100, 4 कट गया, आया 100, तो IQ इक्वल टू 100 आया। 100 किसके बीच है, 90 to 109 के बीच है, 90 से 109 के बीच है, यानी कि वो बच्चा सामान्य है ना। तो इस तरह से इस टेबल का भी टेस्ट हो गया। आपको कभी भी अगर IQ चेक करना है, IQ का पता लगाना है कि बच्चा जो है किस IQ का है, तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि बुद्धि है क्या, बुद्धि की परिभाषाएं क्या क्या हैं, बुद्धि की विशेषता क्या क्या है, किस तरह से जो है कंसेप्ट मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का दिया गया, इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह से किया गया, किनका किनका योगदान रहा है इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाने में। साथ ही इंटेलिजेंस टेस्ट का जो टेबल है, कैलकुलेशन टेबल, वो भी हमने देखा, और IQ का फॉर्मूला हमने देखा, IQ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने सीखा। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। जब भी आप जो है कोई भी परीक्षा देते हैं, सीटेट या नेट या कहीं से भी, टीचिंग के किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहते हैं, तो इसलिए आप इसको वीडियो को ज़रूर देखें। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं आप लोगों से जुड़े रहने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।